हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूं आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। अध्याय नंबर 12 है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अचीवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो उपलब्धियों का मूल्यांकन। फ्रेंड्स, अगर अधिगम का मूल्यांकन आपने नहीं देखा है वीडियो, तो जाके चैनल पर देखिए कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप लोग जाके देख लीजिए कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। बाद में ये वीडियो देखिएगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। छात्राओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ओके, छात्राओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन, जो उसने अचीवमेंट हासिल की है बच्चे ने, उनका मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से लगातार होते रहना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का क्या है, अभिन्न अंग है। ओके, इवैल्यूएशन हमारा जरूरी है लर्निंग में। ओके, इससे क्या होता है फ्रेंड, इससे अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है कि बच्चे ने कितना अभी तक सीखा है, कितना उसने लर्न किया है। ओके, और इससे उसके अपने शिक्षण की भी परिपुष्टि होती है कि उसने कितना बच्चे को सिखाया है, किस प्रकार से बच्चे को याद हुआ है या फिर नहीं। ओके, यानी कि उसने कितना नॉलेज गेन किया है। इसके लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, किंतु ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग इस कार्य हेतु सबसे बेहतर माना गया है। ओके, ग्रेडिंग पद्धति क्या होती है फ्रेंड्स, देख लीजिए। A+ क्या होता है, उत्कृष्ट होता है। ओके, और इसका प्रतिशत क्या होता है, 90 से 100% के बीच में जितना परसेंट होता है वो बालक पाता है, तो वो किस में आता है, किस ग्रेड में आता है, तो A+ ग्रेड में आता है। ओके, और A ग्रेड पाने वाला बालक कितना होता है परसेंटेज उसका, तो 75 से लेकर 89% तक के बीच के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो A ग्रेड बोलते हैं। ओके, और B ग्रेड में क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड, यानी कि 56 मार्क्स से लेकर 75 तक के जो मार्क्स होते हैं बच्चे के, वो किस में आते हैं, तो B ग्रेड में आते हैं। ओके, C ग्रेड में क्या होता है, 35 से 55% तक के परसेंटेज क्या होता है, C ग्रेड में आता है। और D क्या होता है, एवरेज होता है, इसमें 35 से कम प्रतिशत होता है। ओके, तो ग्रेडिंग समझ में आ गया, कितना कितने आता है। पूछा जाता है कि A+ ग्रेड के बच्चे कितने प्रतिशत अंक लाएँ, तो उनको A+ ग्रेड मिलेगा। तो 90 से लेकर 100 के बीच में जितने मार्क्स आएंगे, प्रतिशत में आएंगे, तो वो किस में आएंगे, A+ ग्रेड में आएंगे। ओके, बच्चों के ग्रेड को उपलब्धि कार्ड में दर्शाया जाना, जो प्रतिशतता की उपरोक्त श्रेणी में व्यवहार के सूचक के अनुसार प्रतिशतता पर आधारित हो। इसके अतिरिक्त शैक्षिक और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों और बच्चों की उपलब्धि के स्तर के संबंध में कुछ टिप्पणियां दर्ज की जा सकती हैं। यह प्रक्रिया शिक्षण के क्षेत्र में प्रयास करने के लिए माता पिता और बच्चे के लिए सहायक होती हैं। ओके, कि बच्चे ने कितना अचीव किया है अभी तक, उसमें ये सब चीज़ें दर्ज की जाती हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत निदान, उपचार, प्रोत्साहन और सराहना इत्यादि विद्यार्थी की उपलब्धियों में सुधार लाने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। ओके, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बच्चे के विकास में सुधार लाने में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। इसके लिए प्रधानाचार्य, अध्यापक, माता पिता को अभिमुख और ठोस प्रयास करने होंगे, जिससे बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। ओके, इसमें सबकी भागीदारी होती है। अगर बच्चे को अचीवमेंट मिलती है तो उसमें माता पिता, अध्यापक, प्रधानाचार्य सभी की भागीदारी होती है। ओके, नेक्स्ट है उपलब्धियों का परीक्षण, टेस्ट अचीवमेंट। ये किस प्रकार से होता है, तो किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति की उपलब्धियों को मापने की प्रक्रिया को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में, ओके, जिस भी क्षेत्र में
बालक कार्य कर रहा है, व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसको मापने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। इसका प्रयोग अनेक क्षेत्र में किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? तो 2 प्रकार के होते हैं। ओके, एक मिनट। यस, सही हो गया। उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। यह परीक्षण शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों में समझ को विकसित करने हेतु समय समय पर आकर अवधि को समाप्ति पर तथा अध्याय के समाप्त होने पर किया जाता है। यह परीक्षण छात्रों को व्यक्तिगत विकास तथा उनको अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, शिक्षक निर्मित परीक्षण में क्या होता है? इसमें अध्याय के बीच में या फिर अध्याय के समाप्ति के बाद क्या है, अध्यापक क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को जज करते हैं कि उसने कितना सीखा है। यह परीक्षण छात्रों को व्यक्तिगत विकास था उनको अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है कि और भी अच्छा करोगे तो और भी अच्छा होगा। ओके, तुम अच्छा कर सकते हो, और भी बेहतर करने का प्रयास करो। तो समय समय पर, ठीक है, आकर इसमें क्या होता है, अध्याय के बीच में या अध्याय के समाप्ति में क्या करते हैं? टेस्ट लेते रहते हैं बालकों का शिक्षक। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। सामान्य भाषा में उपलब्धि परीक्षण को मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। इसका कक्षा स्तर पर कौशल तथा ज्ञानार्जन को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो कक्षा स्तर पर कौशल तथा ज्ञानार्जन को मापने के लिए किया जाता है। ओके, इसका विकास कक्षा स्तर पर कौशल तथा ज्ञानार्जन को मापने हेतु किया जाता है। सामान्यतः फ्रेंड्स योजनाबद्ध निर्देश तथा प्रशिक्षण या कला निर्देश द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? तो रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? फीडबैक उपलब्ध कराता है, प्रतिपुष्टि देता है। ओके, जो विद्यार्थी को त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता देता है कि बच्चे ने कौन सी त्रुटि की है और उसको फिर दूर कैसे किया जाए। ओके, रचनात्मक मूल्यांकन को क्या कहते हैं? रूपात्मक आकलन भी कहते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन और रूपात्मक आकलन एक ही होता है। ओके, रचनात्मक मूल्यांकन हेतु मौखिक प्रश्न। रचनात्मक मूल्यांकन में कौन कौन से प्रश्न आते हैं? तो मौखिक प्रश्न, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी एवं खेल आदि महत्वपूर्ण उपकरण हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में कार्य, अनुभव, कला, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का निर्धारण 5 बिंदु वाले पैमाने पर किया जाता है। जैसे कि ग्रेडिंग क्या होती है? A+ होता है, A ग्रेड होता है, B होता है, B+ होता है और C आदि पर किया जाता है। ओके, सैडलर ने कहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक भी मिलता है और स्वयं का आकलन भी होता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स हेडिंग है प्रश्नों का निर्माण। प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार से आता है? फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो भी है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस की सीरीज करवाएंगे, तो उसमें अपना स्कोर भी बताना है कि कितना आ रहा है। इस प्रकार से आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी धीरे धीरे। तो प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है? शिक्षार्थी का मूल्यांकन उसे प्रश्न पूछकर और उसके सामने समस्या रखकर किया जा सकता है। मूल्यांकन हम किस प्रकार से बच्चों से
कर सकते हैं। बच्चों का अगर किसी को जज करना हो, मूल्यांकन करना हो कि इसके पास कितना नॉलेज है, तो हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन ही करेंगे ना। उससे प्रश्न पूछेंगे और उसके सामने क्या रखेंगे, कोई समस्या रखेंगे, फिर उसका वो किस प्रकार से निदान करता है, तो उससे हम उसको जज कर पाएंगे। ठीक है। तो प्रश्नों का निर्माण करना। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं फ्रेंड्स, आइए जानते हैं अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। ओके, नंबर 1 है उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न कैसे होने चाहिए, तो उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिए और इन्हें इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए कि इससे उद्देश्य का प्रभावी परीक्षण हो सके। फ्रेंड्स, उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। ओके, दूसरा क्या है, अनुदेशन। अनुदेशन के माध्यम से उसे विशेष कार्य सौंपे जाने चाहिए। ओके, इस प्रायोजन के लिए समुचित निर्देशात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए और वाक्य संरचना की स्थिति का उल्लेख करना चाहिए अनुदेशन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्या है, विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र में क्या है, इसमें उत्तर की सीमा और क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए जो अनुमानित समय और उसके लिए तय अंकों के अनुसार हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नों का रूप। प्रश्नों का रूप कैसा होना चाहिए, 4th नंबर हेडिंग क्या है, प्रश्नों का रूप। इसका रूप उस उद्देश्य और विषय वस्तु पर निर्भर करता है जिसकी परीक्षा ली जाती है। ओके, योग्यताओं की परीक्षा देने के लिए कई तरीके बेहतर होते हैं, हम विभिन्न तरीके अपना सकते हैं। ओके, विभिन्न रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे सही गलत वाले पूछ लिए, ट्रू फॉल्स वाले पूछ लिए, या मिलान वाले पूछ लिए, या फिर यस नो वाले प्रश्न पूछ लिए। ठीक है, तो प्रश्नों के कई रूप होते हैं। फिर क्या है, भाषा। तो फ्रेंड्स, भाषा क्या है, अच्छा प्रश्न, स्पष्ट प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, और संक्षिप्त और सुविधा रहित भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। इसकी भाषा विद्यार्थी की पहुंच में होनी चाहिए। पता चला आपने जो प्रश्न पूछा हो बच्चे को समझ में नहीं आया, उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं पाया, तो उससे हम उसको जज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो हम प्रश्न पूछेंगे तो सरल भाषा होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग भाषा होनी चाहिए जिस भाषा को बच्चा समझता और उसको बोल सकता हो। ओके, नेक्स्ट है कठिनाई का स्तर। प्रश्न उस विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए जिससे यह प्रश्न पूछा जाना है। प्रश्न की कठिनता परीक्षा की क्षमता, परीक्षण के विषय क्षेत्र और उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, कठिनाई का स्तर जानना चाहिए कि किस क्लास का बच्चा है, हमें किस के अकॉर्डिंग हमें बच्चे से प्रश्न पूछना है। ओके, शक्ति का अंतर। अच्छे प्रश्न में मेधावी विद्यार्थियों और अन्य विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है उत्तर की सीमा का क्षेत्र पुनः निर्धारित करना। प्रश्न की भाषा इतनी सटीक और संक्षिप्त होनी चाहिए फ्रेंड्स कि उससे संभावित उत्तर की सीमा या परिभाषा स्पष्ट हो सके। ओके, नेक्स्ट है मूल्य बिंदु। मूल्य बिंदु में क्या होता है फ्रेंड्स, मूल्य बिंदु पूरे प्रश्न के लिए और उसके उपभागों के लिए मूल्य बिंदु या अंकों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पूरक प्रकार के प्रश्न। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और तो पूरक प्रश्न क्या होते हैं, पूरक प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों को एक शब्द में या कई वाक्य अथवा अनुच्छेदों में उत्तर देना होता है। ओके, पूरक प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों को कई शब्द या कई वाक्य अथवा अनुच्छेदों में उत्तर देना होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्नों को स्वच्छ उत्तर भी कहा जाता है। पूरक प्रकार के प्रश्नों को स्वच्छ उत्तर भी
कहा जाता है। ओके, पूरक प्रकार के प्रश्नों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है निबंधात्मक प्रश्न। ओके, निबंधात्मक प्रश्न से क्या आशय है? ऐसा लिखित उत्तर जो 1 या 2 प्रश्नों में हो। विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि उत्तर की शब्दावली, उसकी लंबाई और उनके संयोजन अपने तरीके से कर सकें। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है? ऐसे लिखित उत्तर जो 1 या 2 पृष्ठों में, ठीक है, 1 या 2 पृष्ठों होना चाहिए था फ्रेंड्स, यहाँ पृष्ठ यानी कि पेज। ठीक है, 1 या 2 पृष्ठों में हो। विद्यार्थी को इस बात की छूट होती है कि वे उत्तर की शब्दावली, लंबाई और उनके संयोजन अपने तरीके से कर सके। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ज्ञान को मापने के लिए किस प्रकार के प्रश्न को पूछते हैं? तो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य यह है कि बच्चों का भाषाओं में लिखने का परीक्षण किया जाए कि वो अपनी भाषा में किस प्रकार से कितना लिख सकते हैं। ओके, इसे निबंध परीक्षा कहा जाता है। जैसे कि आप किसी टॉपिक पे बच्चे को क्या देते हैं? निबंध लिखने को देते हैं। ठीक है, कि पर्यावरण से क्या आशय है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे? निबंधात्मक प्रश्न हो जाएंगे, जो 2 या 2 से अधिक पृष्ठों में लिखने की जिसमें छूट होती है बच्चे को। ओके, नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं फ्रेंड्स? लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 2 चरम स्थितियों के मध्य मार्ग है। ओके, शिक्षक एवं छात्र, कौन कौन से इसमें होते हैं? शिक्षक और छात्र। ठीक है, संसार के 7 अजूबों में से पिरामिड को एक अजूबे के रूप में क्या माना गया है? तो ये किस प्रकार का प्रश्न हो गया? ये हो गया आपका प्रश्नात्मक प्रश्न हो गया। ओके, तो इसका जो उत्तर आपको देना होगा वो लघु रूप में देना होगा। ठीक है, एक प्रश्न में ही देना होगा आपको इसका उत्तर। लघु प्रश्न उत्तर 2 चरम स्थितियों के मध्य मार्ग है, यानी कि किसके किसके? शिक्षक और छात्र के बीच। फॉर एग्जाम्पल, संसार के 7 अजूबों में से पिरामिड को एक अजूबे के रूप में माना जाता है। तो ये किस प्रकार का प्रश्न हुआ? ये लघु उत्तरीय प्रश्न हुआ। ओके, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है? इनके प्रारूप को भली भांति समझ ले तो वस्तुनिष्ठ और निबंध दोनों ही प्रकार के प्रश्न लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। ओके, और जैसे हो गया प्रश्न पौधे और जानवरों में 4 अंतर बताइए। ये किस प्रकार का प्रश्न हो गया? लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। ओके, नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो इनमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न वह प्रश्न है जिनके द्वारा निश्चित परीक्षा बिंदु जाना जाता है। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ को चिन्हित किया जाता है। इन प्रश्नों से ज्यादातर विषय वस्तु के मूल को समझा जा सकता है और अधिक विश्वसनीयता और वैधता को अपनाया जा सकता है, कि अधिक इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है और इसमें क्या होती है? वैलिडिटी होती है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक कितने प्रकार के होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न? तो नंबर 1 है रिक्त स्थान पूर्ति प्रकार के प्रश्न। जैसे रिक्त स्थान के जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और समानार्थक प्रकार के प्रश्न, समानार्थक प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है? जैसे शब्द समानार्थी या समानार्थी लिखना हो, सिनोनिम एंटोनिम्स लिखने हो, या फिर वाक्य लिखना हो। ठीक है, विचार शब्द वाक्य ये लिखने हो, तो ये किस प्रकार के हो जाएंगे? समानार्थक प्रकार के प्रश्न। और मानचित्र पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे भूगोल में नक्शा हो गया, कौशल को मापने के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। और रूपांतरण प्रकार के प्रश्न होते हैं। रूपांतरण प्रकार के प्रश्न, इसमें क्या होता है?
इसमें केवल भाषा को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर कथ्य यानी कि वाच्य और संश्लेषण व वाक्य रूपांतरण आदि को जांच किया जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है चित्रात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, चित्रात्मक प्रश्नों का निर्माण सामान्य प्राथमिक कक्षा की ज्ञान की प्रकृति किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए चित्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे पूछा जाएगा कि ये महिला क्या कर रही है। ठीक है, ये ज़्यादातर किस में पूछा जाता है, तो प्राइमरी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ये सिर्फ लाभदायक होते हैं। तो उनके व्यवसाय को बताया जाता है चित्रों के माध्यम से। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये मरीज है और ये डॉक्टर है, तो इससे पता चलता है कि ये डॉक्टर है। ओके, दवाई दे रहा है, और ये खेत जोतता हुआ किसान। ठीक है, तो इसके व्यवसाय का पता चल रहा है। तो हमें चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाना होता है कि यहाँ पे कौन सी स्थिति है। ठीक है, तो बच्चे समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, क्या व्यवसाय हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है निर्वाचनात्मक प्रश्न, इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसके माध्यम से विविध विषयों से संबंधित ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से एक ही बार में किसी विषय से संबंधित कई पहलुओं की परीक्षा संभव है। ओके, इसके माध्यम से कई पहलुओं की परीक्षा हम ले सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई समय सारणी दी हो, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन बस सेवा समय सारणी। जैसे आपने देखा होगा कि बस स्टैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखी होती है, समय सारणी लिखी होती है कि जाने का समय, आने का समय, दूरी और किराया। ठीक है, तो वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, निर्वाचनात्मक प्रश्न होते हैं। ओके, और इसी के अंतर्गत क्या आते हैं फ्रेंड्स, रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न। ओके, रिक्त स्थान मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन दिया जाता है जिसमें एक शब्द या 2 शब्दों को उनके स्थान से हटा दिया जाता है और छात्रों को इन रिक्त स्थानों में प्रयुक्त शब्द भरने को कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या फिल होगा, क्या भरा जाएगा, तो इस प्रकार के प्रश्न क्या हो जाते हैं, रिक्त स्थान के प्रश्न हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या भरा जाएगा, दरगाह, क्या, दरगाह। ओके, तो सूफी संतों के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, भूपर्पटी कहते हैं। ओके, तो ये किस प्रकार के प्रश्न हो गए, रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसे कहते हैं फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वह प्रश्न जिनमें एक से अधिक विकल्प हो उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के विभिन्न प्रकार। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वैकल्पिक उत्तर प्रकार के प्रश्न। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्नों में छात्रों को विकल्प के रूप में दिए गए 2 में से किसी एक सही उत्तर का चयन करना होता है। जैसे आपको 2 उत्तर दे दिए गए, ठीक है, तो उसमें से एक आपको सही उत्तर चुनना है। ओके, सत्य और असत्य, हाँ नहीं प्रश्न, ट्रू फॉल्स वाले प्रश्न होते हैं, यस नो वाले जो प्रश्न होते हैं ये किस में आते हैं, ये भी वस्तुनिष्ठ वाले में ही आते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन दिया जाता है और छात्रों को यह बताना होता है कि कथन सत्य है या असत्य है। ओके, और जो सत्य वाले प्रश्न होते हैं वो सरल बनाए जाते हैं। ठीक है, आसानी से निरीक्षण किए जा सकते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। ओके, नेक्स्ट है मिलान प्रकार के प्रश्न। तो मिलान प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं फ्रेंड्स,
मिलान प्रकार के प्रश्न दो सारणी में होते हैं, ठीक है। सारणी का हो गया, सारणी खा हो गया, सारणी 1 हो गया, सारणी 2 हो गया, इस प्रकार के प्रश्न देखे होंगे। शब्द व कथन एक सारणी में दिए जाते हैं जिनका मिलान दूसरी सारणी में दिए गए उत्तर से करना होता है। मिलान प्रकार के प्रश्न जैसे लिखा हो सुबह, सुबह, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो शाम, तो सुबह को किस में मिलाना है, सॉरी, सुबह और शाम, और सुबह हो गया, यहाँ पे रात हो गया, और यहाँ पे कल हो गया, ठीक है। तो सुबह का किससे मिलाना है, हमें शाम से मिलाना है। सुबह क्या क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, एक मिलान से दूसरे मिलान में हम मिलाते हैं। नेक्स्ट है बहुविकल्पनात्मक प्रश्न। ये प्रश्न कौन से होते हैं, सभी वस्तुनिष्ठात्मक प्रकार के प्रश्नों में विविध चयनात्मक प्रश्न बहुत उपयोगी होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में एक अधूरा कथन दिया जाता है, एक क्या होता है, अधूरा कथन दिया जाता है, और उसके लिए 4 वैकल्पिक उत्तर दिया जाता है। विकल्पों में से छात्रों को सही उत्तर देना होता है, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन होता है। जैसे जिस प्रकार से आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है या आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, बहुविकल्पनात्मक प्रश्न होते हैं। जैसे पूछा जाए इसमें कि इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु व विषाणु द्वारा नहीं होती, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे जाएंगे, चेचक, हृदयघात और मलेरिया या हैजा। तो इसमें से आपको एक आंसर क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, ओके। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या हो जाएंगे, बहुविकल्पनात्मक प्रश्न हो जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, आलोचनात्मक चिंतन। क्या है, आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन चिंतन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु इत्यादि के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षक के दौरान अध्यापकों को छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ठीक है। इससे विषय वस्तु के बारे में छात्रों में एक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। यदि किसी तथ्य के बारे में विद्यार्थी को बताया जाता है कि यदि वह उस तथ्य को इस रूप में स्वीकार कर लेता है तो माना जाएगा कि उसमें आलोचनात्मक चिंतन का गुण नहीं है। जैसे हमने बताया उसको, फॉर एग्जाम्पल हमने बताया कि शाम को तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो बच्चे ने क्या कर लिया, हाँ शाम रात में तारे क्या हैं, टिमटिमाते हैं। बच्चे ने कोई भी प्रश्न नहीं किया, तो उसमें क्या होगी, आलोचनात्मक थिंकिंग नहीं होगी, क्रिटिकल थॉट उसके अंदर नहीं होंगे। लेकिन वो अगर पूछता है कि हाँ अगर रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अगर हाँ तारे टिमटिमाते हैं ठीक है, लेकिन क्यों टिमटिमाते हैं, अगर उसने ये प्रश्न किया तो समझ लो वो क्या है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, ओके। लेकिन जब वही विद्यार्थी उपलब्ध सत्य के बारे में एक अलग सोच व्यक्त कर उसके दोनों पक्षों को बताता है तो यह गुण आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे अगर आपने बताया कि रात में तारे टिमटिमाते हैं तो बच्चा फिर से रिपीट करेगा कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का हो गया, उसके अंदर आलोचनात्मक थिंकिंग आ गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बालक फुटबॉल खरीदते समय उसके गुण, मजबूती इत्यादि के बारे में पता लगाकर खरीद रहा है तो माना जाएगा कि उसमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो रहा है। वो ऐसे ही नहीं खरीद लेगा, किसी भी चीज़ को पहले देखेगा, परखेगा, इसके बाद ही उस चीज़ को वो खरीदेगा, ओके। तो चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। चलिए MCQ सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ओके। तो कैसा लगा चैप्टर पढ़ के, आई होप पसंद आया होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ओके।
क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का विवरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्वश्रेष्ठ या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि ग्रेडिंग कितने पे कितना आता है। तो A+ ग्रेड पूछा गया है आपसे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A+ ग्रेड किसके अंतर्गत आता है? तो 90 से 100% के बीच का जो प्रतिशत होता है वो A+ ग्रेड में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है, प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना। बी है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। सी है तुलनात्मक मूल्यांकन और डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। ओके, नेक्स्ट क्या है? उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है किसके किसके माध्यम से? ए ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षण किया जाता है। बी है व्यवसाय के क्षेत्र में। सी है तकनीकी क्षेत्र में और डी है खेल के क्षेत्र में। तो उपलब्धि का परीक्षण किस किस क्षेत्र में किया जाता है? ए और बी ऑप्शन सही है, बी और डी सही है, या डी और ए सही है, या फिर चारों सही है, ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन डी। ओके, ए बी और सी। शिक्षा के क्षेत्र में भी दिया जा सकता, परीक्षण किया जाता है, और व्यवसाय के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधरने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है, या फिर बी ऑप्शन फीडबैक उपलब्ध करना जो विद्यार्थी को समझने में और अगले कदम उठाने में सहायता करता है, या फिर सी ऑप्शन शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों को साथ बांटना, और डी ऑप्शन स्वनिर्धारण के विद्यार्थियों को शामिल करना। तो 4th नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। ओके, रचनात्मक मूल्यांकन का ये अर्थ नहीं है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका निगेटिव ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में से परीक्षा के प्रकार कौन कौन से, सॉरी फॉर दैट, निम्नलिखित में से परीक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से प्रकार हैं? ए ऑप्शन है मौखिक परीक्षा, बी है लिखित परीक्षा, और सी है खुली किताब आधारित परीक्षा। तो कौन कौन से प्रकार हैं फ्रेंड्स? केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी सही है, या फिर ए बी और सी सही है। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो परीक्षा के प्रकार तीनों सही हैं इसके, ठीक है। मौखिक परीक्षा भी होती, लिखित और खुली किताब आधारित परीक्षा भी होती है। ओके, नेक्स्ट है, मार्गदर्शन का प्रायोजन है। तो ए ऑप्शन है मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का प्रयोग, बी है मूल्यांकन के एकल मॉडल का प्रयोग, सी है मूल्यांकन के 2 मॉडलों का प्रयोग, और डी है मूल्यांकन के 3 मॉडलों का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं होती हैं। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या होती हैं?
ए ऑप्शन है प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, उत्तर लिखने की सीमा आधारित हो, या फिर सी है सरल भाषा का प्रयोग हो, या फिर डी है प्रश्नों का स्वरूप विषय वस्तु पर आधारित हो। तो आंसर आपको कूट में देना है। इसका राइट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं ये सभी हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। आजकल इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? ए ऑप्शन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और सी है निबंधात्मक प्रश्न, और डी है वैकल्पिक प्रश्न। तो फ्रेंड्स, रटने की प्रवृत्ति को किसमें बढ़ावा मिलता है? तो फ्रेंड्स, ये होते हैं निबंधात्मक प्रश्न, क्योंकि इसमें क्या है, 2 पृष्ठ से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, रटने का प्रयास करता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निबंधात्मक प्रश्न। ओके, नेक्स्ट है आपको किसी कक्षा के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? तो किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बी है निबंधात्मक प्रश्न, सी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और डी है वैकल्पिक प्रश्न। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का? तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न पूरक प्रकार के प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स? तो ए ऑप्शन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बी है लघु उत्तरीय प्रश्न, सी है निबंधात्मक प्रश्न, और डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी प्रकार के प्रश्न क्या हैं? ये पूरक प्रकार के प्रश्न होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आज यहीं पे अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और ठंड में बच के रहिए, पढ़ाई करते रहिए लगातार। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।